हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द हॉरर 11 पे। अगर आपको हॉरर स्टोरी सुनना पसंद है, अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसी डरावनी हॉरर स्टोरी जल्द से जल्द मिलती रहे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज की कहानी एक ऑटो ड्राइवर की है जिनका नाम रमेश है। तो चलिए अब ये कहानी रमेश जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं, जिसको सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी और बहुत मजा भी आने वाला है। उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनके पास भी यह वीडियो पहुंचे और वह भी हमारी फैमिली का हिस्सा बन सके। और एक बात दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए तो अपना नाम, अपने शहर का नाम कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए आज का हॉरर एपिसोड शुरू करते हैं। मैं रमेश, उम्र 38 साल, पिछले 12 साल से मुंबई की सड़कों पर ऑटो चला रहा हूँ। रोजमर्रा की तरह उस दिन भी मैंने दोपहर में काम शुरू किया था। दिन भर की भीड़ भाड़ के बाद रात में कुछ सुकून मिलता है, कम ट्रैफिक, शांत सड़कें और कभी कभार अच्छी सवारी भी। लेकिन उस दिन कुछ अलग था, कुछ ऐसा जिसे मैं अब तक भूल नहीं पाया। रात के करीब 11 बज चुके थे। मैं अंधेरी स्टेशन से थोड़ा आगे साकीनाका की तरफ लौट रहा था। मेरी जेब में उस दिन का ठीक ठाक किराया था, लेकिन मन था कि एक आखिरी सवारी लेकर ही घर जाऊं। तभी मेरी नजर एक महिला पर पड़ी जो सड़क किनारे खड़ी थी। सफेद साड़ी, खुले बाल और हाथ में छोटा सा थैला। वह एकदम स्थिर खड़ी थी, जैसे किसी मूर्ति की तरह। मैंने ऑटो धीमे किया, सोचा शायद लिफ्ट चाहिए होगी। जैसे ही मैंने ब्रेक लगाया, वो बिना कुछ कहे धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ी और ऑटो के पास आकर खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर भावहीनता थी, आंखें गहरी और थकी हुई। उसने बहुत ही धीमी आवाज में कहा, शमशान घाट चलोगे? मैं कुछ क्षण के लिए चौंक गया। इतनी रात को कोई शमशान क्यों जाएगा, और वो भी एक महिला? शक तो हुआ, पर मैंने खुद को समझाया कहीं किसी की मौत हो गई होगी, रिश्तेदार होगी। पैसे की जरूरत और थकान के आगे तर्क कमजोर पड़ गया। चलो बैठो, मैंने कहा। वह बिना बोले ऑटो में बैठ गई। जैसे ही उसने सीट पर जगह ली, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। न जाने क्यों उसके बैठते ही एक ठंडी लहर मेरे शरीर से गुजर गई। मैंने शीशे में देखा, वह बस सीधी आगे देख रही थी, न कोई भाव, कोई हरकत। रास्ता सुनसान था, स्ट्रीट लाइट्स की रोशनी भी झिलमिलाती सी लग रही थी। हर बार जब मैं शीशे में देखता तो लगता कुछ गड़बड़ है, उसकी परछाई नजर नहीं आ रही थी। मैंने कई बार शीशे साफ किए, खुद को समझाया कि यह मेरी थकान है, लेकिन दिल गवाही नहीं दे रहा था। ऑटो की स्पीड बढ़ा दी, लेकिन मन में बेचैनी लगातार बढ़ रही थी। उस रात मुझे नहीं पता था कि मैं किसे लेकर जा रहा हूं और क्या मैं उसे सही जगह पहुंचा पाऊंगा भी या नहीं। उस महिला को बिठाकर मैंने ऑटो आगे बढ़ा दिया। अब हम अंधेरी के उस इलाके से निकलकर घाटकोपर की तरफ जा रहे थे। सड़क सुनसान थी और इक्का दुक्का गाड़ियां ही दिखाई दे रही थीं। ऑटो की गड़गड़ाहट और स्ट्रीट लाइट्स की झिलमिल रोशनी के बीच मन में एक अजीब सा डर समा गया था। मैंने धीरे से शीशे में देखा, वह अब भी एकदम चुपचाप बैठी थी। न कोई इधर उधर देखना, न मोबाइल निकालना, न कोई सांस की आवाज, जैसे वो कोई इंसान न होकर कोई छाया हो। उसकी उपस्थिति से ऑटो के अंदर एक अजीब ठंडक महसूस हो रही थी। मुंबई की गर्मी में जून के महीने में आधी रात को ऐसा सिहरन, ये तो सामान्य नहीं हो सकता। मैंने कोशिश की बातचीत शुरू करने की। बोला, कहाँ जाना है शमशान घाट में? पीछे वाला बड़ा वाला या छोटा? कोई जवाब नहीं आया। मैंने दोबारा पूछा थोड़ा ऊंची आवाज में, मैडम कौन सा शमशान घाट, घाटकोपर का या शिवाजी नगर वाला? अब भी कोई जवाब नहीं, लेकिन उसकी गर्दन धीरे से मेरी तरफ घूमी। उसने सीधी मेरी आंखों में देखा। उसका चेहरा फीका था, होंठों पर कोई रंग नहीं, और उसकी आंखें बस जैसे अंदर खींच लेने वाली हों। मैं कांप गया। उसने बस इतना कहा, जहां अधूरे संस्कार हुए थे। ये शब्द सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अधूरे संस्कार, ये कोई सामान्य जवाब नहीं था। दिल की धड़कन बढ़ने लगी, पर कुछ कह नहीं सका। ऑटो अब एक पुराने सुनसान रास्ते पर आ चुका था, जिसे लोग चौल रोड कहते हैं। यहाँ कभी बस्तियां हुआ करती थीं, अब सब उजाड़ पड़ा है। गाड़ियों की आवाजें गायब थीं और चारों तरफ सन्नाटा पसरा था। मैंने शीशे में फिर देखा और मेरी सांस थम गई। वह अब वहां नहीं थी। मेरी पीठ झुरझुर करने लगी। मैंने अचानक ब्रेक मारा और मुड़कर पीछे देखा, सीट खाली थी। मैंने डरते हुए सीट को छुआ। वह सीट ठंडी और गीली थी, जैसे कोई अभी अभी वहां बैठा हो। क्या मैं सपना देख रहा हूं? मैंने खुद से कहा। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, हाथ कांप रहे थे।
मैंने ऑटो को सड़क के किनारे लगाया और आंखें बंद कर कुछ देर गहरी सांसें ली। तभी मेरी नजर ऑटो के बाईं तरफ शीशे पर गई और मैं सुन्न रह गया। वह महिला फिर से वहीं खड़ी थी, सड़क के किनारे, ठीक वहीं जहां से मैंने उसे उठाया था। बिल्कुल वैसी ही सफेद साड़ी, वही बैग, वही चेहरा। लेकिन इस बार उसने मेरी तरफ देखा नहीं। उसकी आंखें सीधे सीधे मुझे घूर रही थी। मेरे शरीर का खून जैसे जम गया था। मैं वहीं ऑटो में बैठा उसे देख रहा था। वही औरत, वही कपड़े, वही भावहीन चेहरा, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। पर मैं जानता था, मैंने उसे अपने ऑटो में बैठाया था और वह रास्ते में गायब हो गई थी। मैंने सिर झटक कर खुद को होश में लाने की कोशिश की। नहीं रमेश, तू थक गया है, दिमाग खेल कर रहा है, ये सब वहम है, मैंने खुद को समझाया। लेकिन दिल इस बात को मानने को तैयार नहीं था। रास्ता अब और भी सुनसान हो चुका था। चारों ओर अंधकार गहराता जा रहा था। स्ट्रीट लाइट्स कहीं कहीं टिमटिमा रही थी और हवा में अजीब सी सर्दी महसूस हो रही थी, जबकि जून का महीना था। इस मौसम में मुंबई में पसीना सूखता नहीं और यहाँ मैं ठंडी हवा से कांप रहा था। मैंने ऑटो फिर स्टार्ट किया। सोचा जितनी जल्दी हो घर लौट जाऊं। लेकिन जैसे ही ऑटो थोड़ा आगे बढ़ा, पीछे सीट पर कुछ खड़खड़ाने की आवाज आई, जैसे कोई फिर से बैठ गया हो। मैंने एक पल को रियर व्यू मिरर में देखा और मेरा कलेजा मुंह को आ गया। वह फिर से मेरी ऑटो में थी। इस बार वह चुप नहीं थी। उसके होंठ कुछ बुदबुदा रहे थे, पर आवाज इतनी धीमी थी कि समझ में नहीं आ रहा था वह क्या कह रही है। मैंने हिम्मत जुटाकर पूछा, आप उतर गई थी ना? फिर बैठी कब? उसने सिर धीरे धीरे घुमाया और धीमे से बोली, मैं कहीं गई नहीं थी, तुम ही मुड़ गए थे गलत दिशा में। उसकी आंखों में अब अजीब सी चमक थी, जैसे किसी जिंदा इंसान की नहीं, बल्कि किसी परछाई की हो। मेरी सांसें तेज हो गईं, हाथ कांपने लगे। मैंने फौरन ब्रेक मारा। इस बार तो मैं ऑटो से उतर ही गया। मैंने सीट की तरफ इशारा करते हुए चिल्लाया, तू कौन है? तू इंसान नहीं है ना? क्यों पीछे पड़ी है मेरे? चारों तरफ सन्नाटा छा गया। अब न सड़क पर कोई था, न कोई आवाज, सिर्फ मेरी सांसों की आवाज और दिल की धड़कन। और तभी मैंने महसूस किया मेरी ऑटो की लाइट अपने आप बुझ गई। अंधेरे में वह महिला धीरे धीरे ऑटो से उतरी और बिना कोई हरकत किए सीधा मेरी ओर देखने लगी। मैंने पीछे हटते हुए पूछा, क्या चाहती हो मुझसे? उसने कहा, मुझे वहां पहुंचा दो जहां से मैं वापस नहीं आऊंगी। इतना कहकर वह फिर से ऑटो में जाकर बैठ गई, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। या तो मैं भागता या उसे पहुंचाकर हमेशा के लिए पीछा छुड़ाता। और मैंने फैसला कर लिया, इस डर के सफर को पूरा करने का। मैंने कांपते हाथों से ऑटो दोबारा स्टार्ट किया। उस औरत के शब्द, जहां से मैं वापस नहीं आऊंगी, मेरे कानों में गूंज रहे थे। अब वह फिर से पिछली सीट पर बैठी थी, शांत और स्थिर। लेकिन इस बार उसकी मौजूदगी और भी भारी लग रही थी, जैसे हवा का दबाव बढ़ गया हो। मैंने उससे कुछ पूछने की कोशिश नहीं की, चुपचाप ऑटो चलाता रहा। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि जाऊं तो जाऊं कहां। मैंने तो शमशान घाट के 2 ही नाम सुने थे, पर वह तो कोई अधूरे संस्कार वाली जगह की बात कर रही थी। मैंने ऑटो मोड़कर घाटकोपर श्मशान के रास्ते पकड़ लिए। रास्ते में मोबाइल से नक्शा, मैप खोलने की कोशिश की, लेकिन नेटवर्क चला गया था। स्क्रीन पर नो सिग्नल लिखा दिखा, फिर जीपीएस भी रुक गया। अजीब बात यह थी कि मेरे मोबाइल में अब समय भी नहीं दिख रहा था, जैसे समय ने रुकने का फैसला कर लिया हो। रास्ता अब और भी वीरान था। कुछ मिनट बाद मैंने महसूस किया कि हम उसी मोड़ से फिर से गुजर रहे हैं जहां से पहले गुजरे थे। मैं चौंक गया। क्या मैं गोल गोल घूम रहा हूं? मैंने खुद से पूछा। तीसरी बार वही मोड़ सामने आया, वही टूटी हुई सड़क, वही पेड़ की टहनी जो बीच रास्ते में लटक रही थी। अब ये कोई इत्तेफाक नहीं था, मैं किसी चक्रव्यूह में फंस गया था। ऑटो का पेट्रोल भी अब आधे से कम हो गया था। घबराहट में पसीने पसीने हो चुका था। पीछे देखा, वो औरत अब भी वैसे ही बैठी थी, लेकिन इस बार उसकी गर्दन झुकी हुई थी और वह कुछ बड़बड़ा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी मंत्र का जाप कर रही हो। उसकी आवाज से हवा में कंपन होने लगा था। अचानक मेरी नजर रियर व्यू मिरर पर गई और मेरी चीख निकलते निकलते रह गई। उस औरत का चेहरा अब वैसा नहीं रहा था। उसकी आंखें पूरी सफेद थीं, होंठ काले हो चुके थे और चेहरा जैसे सूख कर खोपड़ी जैसा बन गया था। लेकिन सबसे भयानक बात यह थी कि उसकी परछाई अब भी नहीं थी। मैंने ऑटो को तेजी से ब्रेक मारा और कूदकर बाहर आ गया। सामने देखा तो एक छोटा सा मंदिर था, बिल्कुल सुनसान और उजाड़।
मंदिर के पीछे एक पुरानी हवेली जैसी इमारत थी जो अंधेरे में डरावनी लग रही थी। मैंने हिम्मत जुटाकर मंदिर की तरफ बढ़ना शुरू किया, शायद कोई हो जो मदद कर सके। लेकिन तभी मेरे कानों में एक फुसफुसाहट आई, रुक मत, अब सिर्फ तू ही है जो मुझे छोड़ सकता है। मैं पलटा। वह औरत अब ऑटो से बाहर थी और उसकी चाल धीरे धीरे मेरी तरफ आ रही थी, बिल्कुल बिना आवाज के। मैं मंदिर के पास खड़ा था, लेकिन अब मेरी नजरें उस डरावनी पुरानी हवेली पर टिक गई थी जो मंदिर के पीछे खड़ी थी। टूटी खिड़कियां, झुकी हुई दीवारें और जाले से ढकी छत। ऐसा लगा जैसे उस हवेली में सदियों से कोई नहीं गया हो। मगर न जाने क्यों मेरी छठी इंद्रिय कह रही थी कि उस जगह का इस औरत से कोई गहरा रिश्ता है। वह औरत अब ऑटो से निकल चुकी थी और एकदम शांत चाल में मेरी तरफ बढ़ रही थी। उसकी चाल में कोई इंसानी हरकत नहीं थी। उसके पांव जमीन से थोड़े ऊपर थे, जैसे हवा में चल रही हो। मुझे यकीन हो गया था ये कोई इंसान नहीं, आत्मा है। डर के मारे मेरी सांसें रुकने लगी। तभी मंदिर की ओर से एक आवाज आई, ओ ड्राइवर, उधर मत जा। मैंने देखा एक बूढ़ा बाबा वहां बैठा था, दाढ़ी लंबी, कपड़े गेरुए और आंखें जैसे सब कुछ देख चुकी हों। उन्होंने हाथ उठाकर मुझे पास बुलाया। मैं दौड़ता हुआ उनके पास पहुंचा और कांपती आवाज में कहा, बाबा, वो औरत, वो इंसान नहीं है। बाबा ने गहरी सांस ली और बोले, तू सही कह रहा है बेटा, वो आत्मा है। उसका न तो अंतिम संस्कार पूरा हुआ, न ही मुक्ति मिली। वो अब भटक रही है और तुझे चुना है अपनी आखिरी यात्रा के लिए। मैं हैरान रह गया। पर क्यों मुझे? मैंने पूछा। बाबा बोले, 20 साल पहले इस रास्ते पर एक औरत की एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। वह मंदिर दर्शन करके लौट रही थी, पर उसे कोई ऑटो नहीं मिला। उसकी लाश 3 दिन सड़क पर पड़ी रही और जब मिली भी तो पूरा संस्कार नहीं हो सका। कहते हैं उसका शरीर तो जला, लेकिन आत्मा वहीं रह गई, अधूरी, अधमरी। मैंने कांपती आवाज में कहा, तो क्या वो हर किसी के पास आती है? बाबा ने धीरे से सिर हिलाया, नहीं, वो केवल उन ड्राइवरों को दिखाई देती है जिनका दिल डर और दया से भरा होता है। तू भाग सकता था, लेकिन तू रुका, इसलिए अब तू ही उसका मार्ग है। पर बाबा, अगर मैंने उसे वहां पहुंचा दिया तो क्या वह मुझे छोड़ देगी? मैंने पूछा। बाबा चुप हो गए, फिर बोले, शायद अगर तू सही रास्ता चुने। वो शांति चाहती है, लेकिन उसकी पीड़ा अब एक श्राप बन गई है। तभी पीछे से हवा का एक झोंका आया और मेरे ऑटो के हॉर्न ने खुद ब खुद बजना शुरू कर दिया। मैं पलटा, वह औरत अब ऑटो में वापस बैठ चुकी थी, लेकिन अब उसका चेहरा और ज्यादा और आंखें गहरी काली हो चुकी थी। बाबा ने अंतिम चेतावनी दी, इस बार अगर रास्ता गड़बड़ाया तो ना तू बचेगा ना वो। बाबा की बातों ने मेरी रूह तक को झकझोर दिया। मैं अपने जीवन में पहली बार किसी आत्मा को इतनी नजदीक से देख रहा था और अब तो उसे उसकी मंजिल तक पहुंचाना मेरी मजबूरी बन चुकी थी। बाबा ने मुझे एक काले धागे में बंधा ताबीज दिया और कहा, इसे अपनी जेब में रखना, ये तेरी आत्मा को बांधे रखेगा। और याद रख, जो भी हो जाए पीछे मुड़कर मत देखना। जब मंजिल ना पहुंच जाए, न बात करना, न उसकी तरफ देखना। मैंने सिर हिलाया और ताबीज जेब में डाल लिया, फिर डरते हुए ऑटो में जाकर बैठ गया। रियर व्यू मिरर पर नजर डालने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन फिर भी एक झलक देख ही ली। वह औरत अब भी शांत बैठी थी, पर अब उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी जो इंसानी नहीं लग रही थी। मैंने ऑटो चालू किया और बाबा के बताए रास्ते पर चल पड़ा। यह रास्ता शहर के बाहर जाता था, एक पुराना जंगल वाला मार्ग जिसे लोग मसान पथ कहते थे। कहते हैं पुराने जमाने में यही रास्ता था श्मशान घाट तक पहुंचने का, लेकिन अब यह रास्ता बंद और सुनसान है। जैसे जैसे हम उस रास्ते पर आगे बढ़ते, ऑटो के चारों तरफ अजीब धुंध घिरने लगी। लाइट जलाने पर भी आगे कुछ दिखाई नहीं देता था। सड़क टूटी फूटी थी और चारों ओर घना जंगल। बीच बीच में कुछ आवाजें सुनाई देती, जैसे कोई रो रहा हो, कोई फुसफुसा रहा हो। एक बार तो लगा कोई बच्चा रास्ते में खड़ा है, लेकिन पास जाते ही वह गायब हो गया। मन तो किया ब्रेक मार दूं, लेकिन बाबा की बात याद थी, पीछे मत देखना, किसी से बात मत करना। मैंने आंखें बंद करके गाड़ी चलानी शुरू की। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन मैंने ध्यान बस सड़क पर ही रखा। पीछे से औरत की सांसों की आवाज अब भारी हो गई थी, जैसे कोई तड़प रही हो। तभी अचानक एक जगह सामने एक बहुत पुराना टूटा हुआ गेट दिखाई दिया। उसके ऊपर फेडेड अक्षरों में लिखा था, शांति वंश श्मशान भूमि। मेरी सांसें थम गईं। यही थी उसकी मंजिल। मैंने ऑटो गेट के पास रोका और बिना पीछे देखे कहा, हम आ गए। कोई आवाज नहीं आई।
बस कुछ देर बाद एक हल्की सी सरसराहट महसूस हुई, जैसे कोई उतर गया हो। मैंने रियर व्यू मिरर नहीं देखा, आंखें बंद कर ली और मन ही मन हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। फिर एक पल के लिए हवा थमी, सब शांत हो गया। मैंने महसूस किया ऑटो अब हल्का था, उसकी ठंडीपन की परत जैसे हट चुकी हो। मैंने धीरे से आंखें खोली और सामने सिर्फ श्मशान का खाली वीरान मैदान था। पीछे मुड़कर देखा, सीट खाली थी, कोई नहीं। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन तभी ऑटो की पिछली सीट से एक धीमी आवाज आई, क्या तुम मुझे भूल पाओगे रमेश? क्या तुम मुझे भूल पाओगे रमेश? ये शब्द मेरे कानों में किसी लोहे की कील की तरह चुभे। मैंने झटके से पीछे देखा, सीट अब भी खाली थी, लेकिन हवा में उसकी खुशबू, या कहें उसकी सांसों की ठंडक अब भी तैर रही थी। एक पल को तो ऐसा लगा जैसे वह वहीं है, बस अदृश्य हो चुकी है। मैंने खुद को समझाया, नहीं, तूने उसे पहुंचा दिया। बाबा ने कहा था अब वो मुक्ति पा चुकी है, ये सब तेरा वहम है। पर वहम तो तब होता है जब दिमाग कुछ सोचता है। यहाँ तो दिल की धड़कन गवाही दे रही थी कि कहानी खत्म नहीं हुई। मैंने ऑटो घुमाया और शहर की ओर लौट चला। अब हवा में वो अजीब ठंडक नहीं थी, न ऑटो का इंजन अटक रहा था, न हॉर्न अपने आप बज रहा था। सब कुछ सामान्य लग रहा था, पर मन में एक बेचैनी थी, कोई खालीपन, जैसे कोई अधूरा काम अभी बाकी है। जब मैं अपने इलाके में पहुंचा तो देखा अंधेरी की वो गली जहां से उस औरत को उठाया था अब पूरी तरह बदल चुकी थी। पहले टूटी फूटी सड़क और वीराना था, अब वहां नई इमारत बन चुकी थी। एक पुराने पान वाले से पूछा, भाई यहाँ जो पुरानी गलियां थीं वो तो हट गई क्या? वो बोला, हाँ साहब, 5 साल पहले म्यूनिसिपैलिटी ने सब तोड़ दिया। एक औरत की आत्महत्या के बाद कोई उस गली में जाना नहीं चाहता था। लोग कहते थे उसकी आत्मा वहां भटकती थी। मेरा दिल धक से रह गया। कैसी औरत? मैंने डरते हुए पूछा। वो बोला, कहते हैं सफेद साड़ी पहनती थी, हमेशा रात को दिखाई देती थी, टैक्सी वालों और ऑटो वालों को इशारा करती थी, लेकिन जो भी उसे बिठाता वो अगली सुबह कहीं नहीं मिलता था। मैं सुन्न हो गया। मैं तो अभी जिंदा था, पर क्या इसलिए कि मैंने उसकी आखिरी बात मानी? रात को घर लौटा तो सो नहीं पाया। आंख बंद करता तो वही चेहरा सामने आता, गहरी काली आंखें, फीकी मुस्कान और वो ठंडी आवाज। अगले दिन मैं फिर ऑटो लेकर निकला। सोचा अब सब ठीक हो गया है, लेकिन जैसे ही स्टेशन के पास पहुंचा, आया एक लड़की ने हाथ दिया। वो बिल्कुल सामान्य दिख रही थी, जीन्स, टी शर्ट एंड बैग। मैंने ऑटो रोका। वो बैठ गई और बोली, शांतिवन जाना है। मैं चौंक गया। आपने क्या कहा? शांतिवन, उसने फिर कहा। मैंने धीरे से पूछा, आप वहां क्यों जा रही हैं? वो मुस्कुराई और बोली, मुझे वहां से कोई लेने आया था, शायद अब मैं किसी और को लेने आई हूं। उसकी मुस्कान अब जानी पहचानी लग रही थी। उस लड़की की मुस्कान ने मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ा दी। ये कोई आम मुस्कान नहीं थी, उसमें कुछ ऐसा था जो सीधे आत्मा को छू जाता था, या कहीं झकझोर देता था। शांतिवन, उसने फिर दोहराया। मैंने धीमे स्वर में पूछा, क्या आप वहां पहले कभी गई हैं? वो चुप हो गई, बस बाहर देखने लगी सड़क की ओर, जैसे उसे मेरी बात का जवाब देना जरूरी न हो। मैंने इंजन चालू किया और ऑटो आगे बढ़ा। हर मीटर के साथ मेरा डर बढ़ता जा रहा था। मैं पीछे नहीं देख रहा था, लेकिन उसका अक्स रियर व्यू मिरर में साफ नजर आ रहा था। बाल खुले हुए, चेहरा शांत, पर आंखों में वही गहराई, वही सूनापन जो उस रात की आत्मा की थी। रास्ते में जब मैंने स्टॉप के पास ऑटो रोका चाय की दुकान के सामने, तो उसने धीरे से कहा, मैं कुछ नहीं लूंगी, लेकिन आप चाहें तो पानी पी सकते हैं। मैं चौंका। मैंने तो पानी की बात भी नहीं की थी। वो कैसे जान गई? मैंने अनदेखा किया और ऑटो चलाता रहा। कुछ देर बाद एक सुनसान मोड़ आया। रास्ता वही था, मसान पथ, वही टूटी सड़क, वही घना जंगल। मैंने कहा, आपको यहीं जाना है? वो बोली, हाँ वहीं, जहां रास्ता खत्म होता है और यात्रा शुरू होती है। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने रुककर कहा, देखिए बहन, अगर आप मजाक कर रही हैं तो छोड़ दीजिए, मैं इन बातों में यकीन नहीं करता। उसने धीरे से मेरी ओर देखा और मुस्कुरा दी। तुम्हें अब यकीन करना ही होगा रमेश, क्योंकि अब मैं नहीं, तुम सवारी हो। मैं हक्का बक्का रह गया। तुम कौन हो? उसने धीरे से कहा, जिसे तूने मुक्ति दी थी, वो अब चैन से है।
लेकिन उस चैन की कीमत कुछ ना कुछ तो देनी ही पड़ती है। उसके शब्द हवा में घुलने लगे और अचानक मेरी आंखें झपक गईं। जब होश आया, मैं श्मशान के बाहर खड़ा था, मेरा ऑटो बंद, इंजन ठंडा। पीछे देखा, सीट खाली थी, लेकिन उस सीट पर लाल रंग का निशान था, जैसे किसी ने अपने खून से लिखा हो, अब तेरा इंतजार कोई और करेगा। मैंने घबराकर ऑटो स्टार्ट किया और शहर की ओर भागा। पर अब कुछ बदल चुका था। मेरे ऑटो में रोज कोई नया बैठता, पर हर चेहरा किसी पुराने डर की याद दिलाता। शहर की सड़कों पर अब मैं पहले जैसा नहीं था। पहले लोग मेरे ऑटो में बैठते तो मैं मजाक कर लेता, रेडियो चला देता, कोई गाना गुनगुना लेता। लेकिन अब हर मुसाफिर एक शक था, हर सवारी एक रहस्य। अजीब बात यह थी कि पिछले कुछ दिनों से हर यात्री मुझसे बस एक ही बात पूछता, शांतिवन कितना दूर है। और ये लोग कोई एक जैसे नहीं थे। कोई बच्चा, कोई बूढ़ा, कोई अधेड़, सब अलग, लेकिन सवाल वही। मैं घबरा गया था। एक दिन रात के 10 बजे एक युवक आया। उसका चेहरा थका हुआ, कपड़े गंदे, जैसे कहीं से भागा हो। भाई, अंधेरी चलोगे? मैंने राहत की सांस ली। चलो, कोई और जगह का नाम तो लिया। जैसे ही मैंने गाड़ी बढ़ाई, उसने पीछे से पूछा, क्या आपने कभी किसी आत्मा को देखा है? मैंने ब्रेक मारे। क्यों पूछ रहे हो ये सब? वो बोला, क्योंकि मैं भी वही देख रहा हूं जो आप, वो सफेद साड़ी वाली औरत जो हर रात मेरे सपनों में आती है। मैंने पीछे मुड़कर देखा। वो आदमी अब बिल्कुल बदल चुका था। उसकी आंखें लाल थीं, होंठ सूखे और चेहरा पीला पड़ गया था। वो कहती है, तुमने उसे अधूरा छोड़ा है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। मैंने घबराकर ऑटो रोका और उसे उतरने को कहा, पर वो हंसने लगा। अब कोई उतर नहीं सकता रमेश। जिस रात तूने उसकी रूह को पहुंचाया था, उस रात उसकी आत्मा का एक टुकड़ा तेरे साथ ही रह गया था। मैंने डर के मारे चिल्ला दिया, तू कौन है? वो युवक अब धीरे धीरे गायब होने लगा और उसकी जगह वो लड़की दिखाई देने लगी। वही मुस्कान, वही गहरी काली आंखें। तुम नहीं बचे रमेश, उसकी आवाज आई। अब तुम ही रास्ता हो हर आत्मा के लिए जो अधूरी है। मैंने हड़बड़ाकर आंखें बंद कर ली और मंत्र पढ़ने लगा। कुछ देर बाद सब शांत हो गया। जब मैंने आंखें खोली तो ऑटो खाली था। मैं पसीने से तरबतर था, पर अब एक नया डर मेरे साथ था। क्या मैं अब किसी आत्मा को ही ढो रहा हूं? रात को जब मैं घर पहुंचा तो देखा दरवाजे पर एक पुर्जा पड़ा था। उस पर लिखा था, रमेश, अगली सवारी 12 बजे आएगी, तैयार रहना। रात के 12 बज चुके थे। मेरा दिल जैसे तेजी से धड़क रहा था और हर आवाज मुझे और डराती जा रही थी। उस कागज के शब्दों का मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था, लेकिन मन में एक बुरा एहसास था कि कोई आने वाला है। मैंने ऑटो बाहर खड़ा किया और चुपचाप वहीं बैठ गया। आसपास पूरी गली में सन्नाटा था, हवा भी जैसे थमी हुई हो। थोड़ी देर बाद सामने से एक हल्की सी रोशनी आई। मैं जैसे कड़कड़ाते ठंड से कांप रहा था। रोशनी धीरे धीरे पास आई और मुझे दिखा कि एक महिला सफेद साड़ी में खड़ी है। उसकी आंखें गहरी काली, चेहरे पर एक उदासी की छाया थी। उसने धीरे से कहा, रमेश, मैं आई हूं। मैंने बिना कुछ कहे ऑटो स्टार्ट किया। वह पीछे बैठ गई, बिना कुछ बोले। हम शांतिवन की तरफ चल पड़े। रास्ता उतना डरावना नहीं था, लेकिन मेरी सांसें हर कदम पर थम जाती थीं। रास्ते में उसने धीरे से कहा, तुमने मुझे वहां पहुंचा दिया, पर तुम्हारा काम अभी खत्म नहीं हुआ। हर आत्मा को शांति चाहिए और तुम उनकी मदद कर सकते हो। मैंने पूछा, पर क्यों मैं तो बस एक ऑटो ड्राइवर हूं। उसने एक अधर मुस्कान दी। कभी कभी भगवान ऐसे इंसानों को चुनते हैं जो सबसे कम समझते हैं कि कितने महत्वपूर्ण होते हैं। हम शांतिवन पहुंचे। उसने धीरे से नीचे उतरकर कहा, अब मैं जाती हूं, पर याद रखो, तुम मेरे बाद और भी आत्माओं की सवारी करोगे। जैसे ही वह ऑटो से उतरी, वह गायब हो गई। मैं उस खाली सीट को देखता रह गया। तभी ऑटो के रेडियो ने खुद ब खुद बजना शुरू किया। एक धीमी आवाज आई, तुम्हारी अगली सवारी आ रही है रमेश। मेरी रूह कांप गई। मैं समझ गया था यह डरावनी यात्रा खत्म नहीं हुई। रात के बाद से मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल गई थी। अब मेरा ऑटो सिर्फ एक साधारण वाहन नहीं रहा, बल्कि एक ऐसा जहाज बन चुका था जो आत्माओं की यात्रा करता था। हर रात जब घड़ी के कांटे 12 बजते, मैं तैयार रहता। नए नए चेहरे, नए नए सवाल और हर बार वही डर और रहस्य। कुछ आत्माएं थी जो मुझसे मदद मांगती, तो कुछ जो मुझे अपनी दुख भरी कहानी सुनाती।
मैंने महसूस किया कि हर आत्मा की अपनी कहानी होती है, कोई अपराजित प्यार की, कोई अधूरी इच्छा की, तो कोई बदला लेने की, पर सबकी एक ही मांग थी, शांति। एक दिन एक बूढ़े आदमी की गई आत्मा मेरी सवारी बनी। उसकी आंखों में पीड़ा थी, पर उसकी आवाज में एक उम्मीद भी। उसने बताया कि उसकी मौत एक धोखे की साजिश थी और अब वह न्याय चाहता था। मैंने उसकी बात सुनी, उसे सहारा दिया और बाबा के बताए अनुष्ठानों की मदद से उसकी आत्मा को मुक्ति दिलाने की कोशिश की। धीरे धीरे मैं समझने लगा कि मेरा काम सिर्फ ड्राइविंग नहीं, बल्कि उनकी जिंदगियां पूरी करना है। लेकिन इस राह में खतरे भी थे। कुछ आत्माएं क्रूर थीं, जो मुझे फंसाने की कोशिश करती, तो कुछ ऐसे जो मेरे जीवन में घुसपैठ करने की कोशिश करती। एक रात जब मैं ऑटो लेकर सड़कों पर था, एक अजीब सी ठंडी हवा आई। अचानक एक साया मेरे सामने आया। वह वही लड़की थी जिसकी सवारी मुझे सबसे ज्यादा डरा चुकी थी। उसने धीरे से कहा, तुम्हें अब और सवारियां करनी होंगी रमेश, ये तुम्हारा कर्म है। मेरी हिम्मत टूटने लगी, लेकिन अब मैं भाग नहीं सकता था। मेरे भीतर एक नया साहस जागा। मैंने ठाना कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हर आत्मा की मदद करके उसकी शांति दिलाऊंगा। अब मैं पूरी तरह उस रहस्यमय दुनिया का हिस्सा बन चुका था। आत्माओं की यह यात्रा मेरे लिए अब एक जिम्मेदारी थी, कभी बोझ, कभी सहारा। मैं जान चुका था कि इस दुनिया और उस दुनिया के बीच मेरा फर्ज क्या है। उस रात 12 बजे मेरी आखिरी सवारी आई। वो वही लड़की थी जिसकी आंखों में अनगिनत दर्द और पीड़ा थी। उसने मुझसे कहा, आज तुम मेरी आखिरी सवारी लेकर जाओगे, फिर तुम्हें इस बोझ से मुक्ति मिलेगी। मैंने हिम्मत जुटाई और ऑटो स्टार्ट किया। रास्ता फिर वही शांतिवन की ओर था। उस सफेद साड़ी की आभा कुछ अलग थी, जैसे अब उसने अपने सारे दुहक छोड़ दिए हों। रास्ते भर उसने अपनी कहानी बताई, कैसे वह गलतफहमी और धोखे की वजह से इस दुनिया में फंसी थी और कैसे अब वह अपनी आत्मा को शांति देना चाहती थी। जैसे ही हम शांतिवन पहुंचे, उसने धीरे से कहा, रमेश, तुम्हारा धन्यवाद। तुमने मेरी आत्मा को उसकी मंजिल तक पहुंचाया। अब तुम अपने जीवन को फिर से जी सकते हो। मैंने उसे विदा कहा और जैसे ही वह वहां से गायब हुई, मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे कंधे से भारी बोझ हट गया हो। मैंने ऑटो बंद किया और गहरी सांस ली। अब मेरे अंदर शांति थी और एक नई ऊर्जा भी। उस दिन से मेरी जिंदगी फिर से सामान्य हो गई। मैं फिर से उस साधारण ऑटो ड्राइवर की तरह चला जो मुसाफिरों को उनके मंजिल तक पहुंचाता है। लेकिन कभी कभी जब रात की हवा ठंडी होती है, मुझे लगता है कि कहीं कोई हल्की मुस्कान मेरे पीछे बैठी है जो कहती है, धन्यवाद रमेश, अब तुम आजाद हो। तो आज की स्टोरी कैसी लगी दोस्तों? आशा करता हूं कि आपको पसंद आई होगी। और जो लोग हमारे साथ इस वीडियो के आखिरी तक बने हुए हैं, उन लोगों को कहे दिल से शुक्रिया। और एक बात, अगर आपने हमारे इस एपिसोड को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका लाइक हमें मदद करेगी नई नई हॉरर और रोमांचक स्टोरी लाने में। तो मिलते हैं अगले एक नई हॉरर एपिसोड के साथ। जय हिंद, जय भारत।